क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हुआ था ये आप लोगों का। ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लाइव वायर। पैरेलल वर्सेस सीरीज, इसके डिफरेंस भी देखेंगे हम। बेसिकली जब करंट फ्लो होता है ना, करंट फ्लो होना इज लाइक टैप से वाटर का फ्लो होना, इज करंट फ्लो होना। लेकिन वो फ्लो होने का रीजन क्या है? फ्लो होने का रीजन होता है टैप से वाटर क्यों आ रहा है नीचे, नीचे क्यों आता है? ग्रेविटी के कारण। दूसरा, वाटर फ्लो होने का क्या रीजन हो सकता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो वोल्टेज एक तरह का वो प्रेशर है, ठीक है। अब ऊपर टैंकी भरी हुई है तो उसमें प्रेशर भी है ना, तो एक एयर प्रेशर लगा है जिसकी वजह से वो खाली होने के लिए उसको जगह चाहिए। तो वोल्टेज वो प्रेशर है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। और करंट वो वाटर है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट में ये बेसिक सा डिफरेंस होता है जो हमें समझने की रिक्वायरमेंट है कि वोल्टेज की वजह से वो फ्लो हो रहा है और जो वोल्टेज की वजह से फ्लो हो रहा है वो करंट है। तो करंट फ्लो हो रहा है वोल्टेज की वजह से और वोल्टेज की वजह से जो फ्लो हो रहा है वो करंट है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। सो ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में लगा दिया ना फ्यूज वायर, तो अगर हाई इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, हाई करंट जाएगा तो वो इंटर कर जाएगा। पैरेलल में लगाने का बेनिफिट नहीं होता, उसको सीरीज में लगाना होता है। सीरीज में लगाने का मतलब है कि आपने उसका रास्ता रोक दिया है। सपोज ये इलेक्ट्रिसिटी है, घर में इंटर कर रही है, ठीक है। पैरेलल का मतलब ये हो जाएगा कि आपने यहां फ्यूज लगा दिया, एक बराबर से एक तार हो जा रहा है, तो वो तो इंटर करेगा ही, ठीक है। तो उसको सीरीज में लगाना होता है। सीरीज में लगाओगे तो वो उसको रोक देगा। अब सीरीज में लगाओगे रेजिस्टेंस को, तो उसकी जो लेंथ है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और जितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। जितना नैरो होगा उतना ही, जितना नैरो स्ट्रीट होगा उतनी ही कम गाड़ियां पास हो पाएंगी। गाड़ी इज फ्री इलेक्ट्रॉन, जो जिससे करंट बनता है। और जितने खुली स्ट्रीट होगी उतनी ही ज्यादा गाड़ियां मूव कर पाएंगी, ठीक है। तो गाड़ी इज इलेक्ट्रॉन, तो करंट उतना ही फास्ट मूव करेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट में होना चाहिए था सीरीज। In domestic circuit, electrical appliances are connected in parallel to ensure they operate in the same voltage. सही बात है ये। जब हम लोग पैरेलल में लगाते हैं किन्हीं भी इंस्ट्रूमेंट्स को, तो करंट डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस कम होगा। अगर पैरेलल में लगाया तो, पैरेलल में लगाया है, करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। अप्लायंसेस को चलने के लिए वोल्टेज चाहिए, सब 220 पे चल रहे हैं तो सबको सेम वोल्टेज चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे भी आप समझ लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास 5 सेम मशीन हो और चलानी पड़ जाए तो सेम, सबको सेम वोल्टेज चाहिए। तो घर में सेम वोल्टेज पे चलेंगी वो, क्योंकि नॉर्मली हम करंट में ही वोल्टेज में देखते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितने वोल्ट का है, तो सबको मतलब वोल्ट सेम चाहिएगा तभी चल पाएंगी वो। तो घर में पैरेलल होता है, ये याद रखना। तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम इसलिए होगा क्योंकि अलग अलग रास्ते हैं और जाने के। एक ही जगह पे आप बैरिकेडिंग करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यहां पे करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड होगा सीरीज में और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये इतना इंफॉर्मेशन याद रख लेना। और करंट और वोल्टेज क्या है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो वो आप आराम से सोल्व करो।
और रेजिस्टेंस बता दिया मैंने लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनडायरेक्टली। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि उतनी ही ब्रॉड स्ट्रीट होगी उतने ही व्हीकल ज्यादा क्रॉस करेंगे, व्हीकल मतलब इलेक्ट्रॉन, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक साइंस एंड टेक का कंसेप्ट है करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस का, तो ये आप याद रख लेना। करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, ठीक है, और रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम, एक यूनिट होती है ओम। नेक्स्ट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड देयर एप्लीकेशन। पहली है गोल्डिंग। गोल्डिंग में क्या है, सिंगल एटम थिक लेयर ऑफ गोल्ड यूज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शन। सही है। सेकेंड है स्मॉल मोलिकुलर रिएक्टर्स। स्मॉल मोलिकुलर रिएक्टर तो हमने कवर भी किया था पहले वाले में, मैंने बताया भी था कि इंडिया यूएसए बाई करेगा इनको, कि जो डील हुई है हमारी $100 बिलियन का सामान खरीदना है हमें अगले 5 साल तक, हर साल। न्यूक्लियर रिएक्टर्स विद अबाउट 1/3 ऑफ जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल रिएक्टर डिजाइन फॉर फ्लेक्सिबल ग्रिड इंटीग्रेशन। ठीक है, हमने पहली बार जब इसको कवर किया था तो आई थिंक ये पूछा गया था कि इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज ए कूलेंट, तो वो होती है लेकिन इसमें भी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये न्यूज में है, तो ये दोनों सही है। तीसरा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मतलब उनकी कनेक्टिविटी। ए सिस्टम दैट मिमिक ब्रेन फंक्शन, मिमिक नहीं करता, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एक ऐसा सिस्टम है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मिमिक नहीं करेगा, कनेक्टिविटी होगा। तो हमारे पास करेक्ट पूछा है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है यहां से। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, कि सबसे कम रिएक्टिव कौन सी है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में भी सोडियम के बारे में, कि वो तो हवा के उसमें आते ही रिएक्ट करेगा सोडियम। ठीक है, इसलिए इसको रखा भी किसमें जाता है, कैरोसिन ऑयल या उस मोटर में रखा जाता है। बचपन में पढ़ते थे कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, आई थिंक 9th 8th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है इसको। ठीक है, ये बहुत हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है और सबसे कम ये है, तो हर किसी का पढ़ा रहता है। इसको तो सिर्फ जंग लगता है, वैसे तो रिएक्ट होता ही नहीं है, रिएक्ट करता ही नहीं है। तो स्टार्ट होना चाहिए 4 से, खत्म होना चाहिए किस पे, 1 पे। ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव नहीं है ना, सोडियम होना चाहिए ज्यादा रिएक्टिव। मैग्नीशियम सेकंड होना चाहिए, तो 4 3 1 2 होना चाहिए, 4 3 1 2। हाँ है, तो ये रहा। अच्छा, 4 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से खत्म होना चाहिए, 1 से बोल दिया मैंने, इसलिए नहीं लिया। ठीक है, तो सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम है रिएक्टिव सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे जिंक और फोर्थ नंबर पे आयरन। तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। रिएक्टिव होते क्यों है ये, या तो सोलवेंट की वजह से, कोई ऐसा सोलवेंट मिल जाए जिसकी वजह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सोडियम को कोई सोलवेंट मिल जाए, कोई इन्वायरमेंट मिल जाए, या फिर टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से। इन रीजंस की वजह से ये अलग अलग जो एलिमेंट्स है, मेटल हैं, वो रिएक्ट करते हैं। या तो उनको कोई ऐसा सोलवेंट मिल जाए, ठीक है, या फिर कोई टेम्परेचर पर्टिकुलर, या फिर प्रेशर, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके वो मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है केमिकल कॉमनली यूज्ड इन डेली लाइफ एंड देयर प्राइमरी फंक्शन। पेट क्वेश्चन है पीसीएस का, यूपीपीसीएस, आरएएस, एचसीएस, ये इनका पेट क्वेश्चन है। घुमा फिरा के कुछ सालों में से पूछ लेते हैं इनमें से कोई ना कोई। ठीक है, चारों के चारों मैच जाए। ठीक है, सारे सही हैं। ब्लीचिंग पाउडर, डिसइंफेक्शन, बेकिंग सोडा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी इन स्टमक, खाने में यूज भी होता है इसीलिए बेकिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड एंड कास्ट बनाने के काम आता है। तो चारों के चारों करेक्ट है। ठीक है, इनके साइंटिफिक नेम और लिख लो। ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज द ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी HEMI हेमीहाइड्रेट HYDRAT। ठीक है, ये इनके नाम है। ये बहुत बार पूछा है पीसीएस ने इसको, यूपीएससी ने भी पूछा है, लेकिन वो बहुत पहले पूछा है, मतलब 1990 से पहले पूछती थी यूपीएससी से। Question number 22. In context of atmospheric stability, a parcel of air is considered to be absolutely unstable when. तो यहाँ पे हमें दो तीन चीजें समझनी है। एक तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बारे में बात हुई है, एक बात हुई है पार्सल ऑफ एयर के बारे में, और एक उसकी अनस्टेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का मतलब जो ये है कि जब भी कोई भी एयर जो है वो राइज करती है, जो भी लाइट एयर होगी वो हमेशा राइज करेगी और डेंस एयर नीचे आएगी। लाइट एयर राइज करेगी और राइज करते हुए वो मॉइस्चर गेन करती है, और मॉइस्चर गेन करने के बाद एक उसका सैचुरेशन पॉइंट आता है, जिसके बाद वो और ज्यादा राइज नहीं हो सकती, वो स्टेबिलिटी ले लेती है। उसको एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी बोलते हैं कि वो स्टेबल हो गई है। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूअसली राइज कर रही है तो वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे स्टेबिलिटी को बोला गया है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को। पार्सल ऑफ एयर क्या है? पार्सल ऑफ एयर आप मान लो कि एक ये अगर पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक एयर है, तो इसमें एक हाइपोथेटिकल एयर का बैलून है, या इस पर्टिकुलर प्लेस की जो एयर है उसको हमने पार्सल ऑफ एयर बोला है। तो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में एक पार्सल ऑफ एयर अनस्टेबल कब होगा? अब पार्सल ऑफ एयर, या फिर ये समझो कि ये जो यहां से यहां तक की पूरी एयर है, ये राइज करेगी। ठीक है, और राइज करेगी और मॉइस्चर गेन करेगी। अब राइज करने में भी नॉर्मल जो एयर है जो राइज करेगी और मॉइस्चर गेन करेगी, तो उसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। ठीक है, लैप्स रेट मतलब है कि ड्राई एयर राइज कर रही है और मॉइस्चर गेन कर रही है। ठीक है, तो उसको हम लैप्स रेट बोलते हैं कि वो कितना जल्दी राइज करेगी, मतलब कि वो एयर के राइज करने की स्पीड क्या होगी, उसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। तो ड्राई एयर का लैप्स रेट हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, मॉइस्ट एयर का लैप्स रेट कम होगा, क्योंकि मॉइस्ट एयर ऑलरेडी उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, वो हैवी है, तो वो थोड़ा सा कम स्पीड से राइज होगी। जो ड्राई एयर है वो ज्यादा स्पीड से राइज होगी। तो ड्राई और मॉइस्ट एयर का भी लैप्स रेट हमेशा अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक तो लैप्स रेट का कंसेप्ट है यहाँ पे, एक पार्सल ऑफ एयर और एक एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी। तो एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी मैंने बता दिया, ये स्टेबिलिटी राइज को लेके है कि वो एयर कितना देर तक राइज करेगी, जब वो राइज करना बंद कर देगी तो वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली राइज कर रही है तो वो अनस्टेबल है। तो पार्सल ऑफ एयर, ये वाला हिस्सा अनस्टेबल कब होगा? तो हर एक इन्वायरमेंट की एक नॉर्मल लैप्स रेट होती है। ठीक है, कि मतलब ड्राई जो एयर है वो किस रेट से ऊपर जाएगी। ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि वो लाइट है और वो धीरे धीरे मॉइस्चर गेन करेगी। तो इन्वायरमेंट लैप्स रेट इज ग्रेटर देन ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। ये ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट जो होगी, ये इस पार्सल ऑफ एयर के लिए बोला गया है जो ड्राई है। मतलब कि एक तो नॉर्मल लैप्स रेट है, ठीक है, एक मॉइस्ट एयर का लैप्स रेट होगा और एक ड्राई एयर का लैप्स रेट होगा। ये तीनों अलग अलग होंगे। लैप्स रेट का मतलब उनके राइज करने का स्पीड वो अलग अलग होगा। ठीक है, नॉर्मल एयर के लैप्स रेट से मॉइस्ट एयर का लैप्स रेट कम होगा और ड्राई का ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब एक ही प्लेस पे एक ही एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह की एयर हैं और कोई एयर ज्यादा स्पीड से राइज कर रही है, कोई एयर कम स्पीड से राइज कर रही है, तो उससे अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पार्सल ऑफ एयर, ये वाला प्लेस अनस्टेबल जब होगा जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज ग्रेटर देन ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। कि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट मतलब इस पर्टिकुलर पार्सल के राइज होने की लैप्स रेट
से इन्वायरमेंट लैप्स रेट ज्यादा हो जाएगी, तो बाकी जो एयर है वो जल्दी राइज कर रही है और ये पर्टिकुलर एयर राइज नहीं कर पाएगी, ठीक है, उतनी स्पीड से, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है, तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। साइंस का क्वेश्चन है, कार्बन प्राइमरली फॉर्म्स बॉन्ड by sharing electrons resulting in covalent bonding, ठीक है, ये बात सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। ये साइंस में पढ़ाया जाएगा आपको कि कार्बन प्राइमरली फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है साइंस में आप पढ़ोगे, ठीक है, तो ये सही है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से किसी भी मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है या जो उसकी रिएक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, वो किसी के साथ बॉन्डिंग करेगी, वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर है क्योंकि इसमें प्रेजेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस एंड कंडक्ट्स हीट वेल बट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था इसको, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। हालांकि जब हम उसको मॉक में डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके पूछते हैं उसमें। तो इनका डिफरेंस क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब रियलिटी को बढ़ाना, ऑगमेंट करना होता है मतलब किसी चीज को बढ़ा के दिखाना, ठीक है, उसमें कुछ ऐड करना, ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था इंडिया में जो इसरो है उसने पहले एसएलवी बनाया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर बनाया था एएसएलवी, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो वहां पे भी मैंने ऑगमेंटेड पढ़ाया था, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है और थोड़ा सा आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होती तो आप इसको आराम से कर पाते, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी मतलब वो रियलिटी जो रियल में रियलिटी है ही नहीं, फेक है, उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। वर्चुअल रियलिटी immerses the user in simulated world। सिमुलेटेड का मतलब होता है कि अनरियल वर्ल्ड जो क्रिएट किया गया है, while augmented reality overlays digital information onto the real world। तो augmented reality में क्या होता है, रियल वर्ल्ड पे ही डिजिटल इंफॉर्मेशन को डाल दिया जाता है, तो उस रियलिटी को बढ़ा दिया जाता है, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। और विजुअल रियलिटी में एक नया ही वर्ल्ड क्रिएट कर दिया जाता है, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है 36 ऑन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमने पढ़ा है बचपन से ही कि ये वो एक्टिविटी है जिससे प्लांट जो है सनलाइट को यूज करके और अपना फूड बनाते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। इट अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल, सही है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट चाहिए इसके लिए। द लाइट रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा व्हाइल द डार्क रिएक्शन अकर इन ग्रेना। ये थोड़ा सा डीप पूछ लिया है साइंस के कंसेप्ट को, ठीक है। ये उल्टा होता है प्लांट्स में, ठीक है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होती है। इसको आप ऐसे याद रखना कि डार्क रिएक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ठीक है, डार्क इज मोर स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे स्ट्रोमा आप याद रख लेना, आगे से आपको याद रहेगा, ठीक है। सो सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा बी। इसको एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं कि अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है, एक भी स्टेटमेंट पता है, तो आप पूरे क्वेश्चन को सही कर पाओगे, ठीक है। तो थर्ड तो इसका मतलब सही है ही। ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमने बचपन से पढ़ा है कि प्लांट्स या ट्री जो है वो सनलाइट लेते हैं, ठीक है, सनलाइट लेंगे और CO2 लेंगे और खाना बनाएंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस की बेसिक प्रोसेस होती है, इसमें ये अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट पे चलते हैं 37 मिशन से रिलेटेड है,
इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसमें से एक मिशन को, निसार मिशन को हमने कवर किया था डिटेल में पिछले मॉक में ही, तो ये हो जाना चाहिए था आपसे आसानी से। निसार जो है ज्वाइंट मिशन है इसरो और नासा का फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन यूजिंग सिंथेटिक एपर्चर रेडार। हमने 2 रेडार भी पढ़े थे, ठीक है, कि अलग अलग एल और एस बैंड के, एल और एस बैंड अलग अलग उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो एस बैंड इसरो ने बनाया था और एल बैंड नासा ने बनाया था, उसमें हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये गलत हो गया। एक्सपोसेट इसरोज मिशन टू स्टडी पोलराइजेशन ऑफ एक्स-रे फ्रॉम सेलेस्टियल रिसोर्सेज, इसको मैंने करंट अफेयर में कवर किया है, ठीक है। हालांकि इसको मैंने 2024 वाले करंट अफेयर में कवर किया, ये पुरानी न्यूज है, 2024 की न्यूज है एक्सपोसेट की, ठीक है। तो पुराना न्यूज पूछा जा सकता है, मतलब आपको 2024 और 25 का करंट अफेयर तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए। ल्यूपिक्स ये ठीक है। इसरो और जाक्सा, जाक्सा जैसे इंडिया के लिए इसरो है, ऐसे ही जापान के लिए जाक्सा है। ये जाक्सा का मिशन है टू एक्सप्लोर मून साउथ पोल, ठीक है। 2028 में इसको हम भेजेंगे जापान के साथ मिलके, तो पहला सही है, तो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, और एक हार्मोन होते हैं। ये दोनों एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं और ये बॉडी में अलग अलग पार्ट से सीक्रेट किए जाते हैं, जिसको साइंस में पढ़ाया भी जाता है। तो उनमें से कुछ एंजाइम्स के बारे में हमें कुछ पढ़ना है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, कि एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ये बात सही है। हार्मोन कंज्यूम हो जाते हैं, एंजाइम कंज्यूम नहीं होते हैं, और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्पीड अप भी करते हैं। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है पेप्सिन फंक्शंस ऑप्टिमली इन द एसिडिक मीडियम एंड इनएक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम, बिल्कुल सही है। स्टमक में काम करता है पेप्सिन मेनली, और स्टमक का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है ट्रेप्सिन इज secreted in its active form by pancreas to prevent self digestion, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये तो सही है कि ट्रिप्सिन को सिक्रीट करता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, ठीक है, और पेनक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह का ग्लैंड है, ठीक है। अब ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं वो आपको साइंस में पढ़ाया जाता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं। तो पेनक्रियाज दोनों तरह की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, ठीक है। ये कुछ हार्मोन भी रिलीज करती है और कुछ एंजाइम भी रिलीज करती है। तो ट्रिप्सिन को ये रिलीज तो करती है लेकिन एक्टिव नहीं, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करती है, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में अगर रिलीज करेगी ना तो वहीं के वहीं ये कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन ये ट्रिप्सिन काम करता है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। Then amylase act on starch to convert it into maltose and dextrin, ठीक है, ये सही है। अमाइलेज 2 जगह पे रिलीज होता है, एक तो अमाइलेज को रिलीज करती है पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज बोलते हैं उसको, और एक अमाइलेज जो है हमारी सलाइवरी ग्लैंड भी रिलीज करती है। ये बेसिकली फैट पे काम करता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 to 4 आर राइट, ठीक है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ए।